हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप से बहुत अच्छे हैं। आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेक्स 23 का रिवीजन कराऊंगा। इंडेक्स 23 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट। मैं आपको इंडेक्स 23 के 100% कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। एक बात और, ये जो वीडियो है ये रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड है नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स 23 देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। अभी हम लोग बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग मान के चलेंगे सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक जी सर। मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट क्या है। अभी सर बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग हम क्या मान के चलेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक जी सर। बोरोइंग कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, देखिए इंडेक्स 23 ये कहता है कि अगर एंटिटी ने बोरोइंग कॉस्ट इनकर की है आपका इन रिलेशन टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइड एसेट, तो एंटिटी क्या करेगी सर, बोरोइंग कॉस्ट को ना सर कैपिटलाइज कर देगी कॉस्ट ऑफ द एसेट के साथ। ठीक जी सर। अगर एंटिटी ने बोरिंग कॉस्ट इनकर की है अदर देन ऑन क्वालिफाई एसेट, तो सर बोरिंग कॉस्ट क्या करेंगे, पीनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। मैं दोबारा इस बात को बोलता हूं, बोरिंग कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा सर, अगर एंटिटी ने बोरिंग कॉस्ट इनकर की है इन रिलेशन टू क्वालिफाई एसेट तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। अगर सर बोरिंग कॉस्ट इनकर की है अदर देन ऑन क्वालिफाई एसेट, तो सर हम लोग उसे क्या करेंगे, पीनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। सर क्वालिफाई एसेट कौन सी है, इंडेक्स 23 ये कहता है कि क्वालिफाई एसेट वो एसेट है जो नेसेसरली, ध्यान से वर्डिंग सुनना, नेसेसरली टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट इट्स रेडी फॉर यूज और आपका सेल। ठीक जी सर। टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। देखिए क्वालिफाई एसेट वो एसेट है जिसको सर नेसेसरली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। ठीक जी सर। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है सर, इंडेक्स 23 ये कहता है कि कंपनी क्या करेगी, इसके लिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं, AS 16 में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन नहीं कर रखा था, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन 1 में डिफाइन किया था कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 12 मंथ। लेकिन सर इंडेस में ना ऐसा कोई सर डेफिनेशन नहीं है कि 12 मंथ लिखा हुआ है। कंपनी सर क्या कर सकती है, अपनी पॉलिसी बना सकती है, लेकिन हाँ जनरली क्या होता है सर, कंपनियां क्या करती है 12 मंथ को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान के चलती है। ठीक जी सर। देखिए अगर हम बोरिंग कॉस्ट इनकट करते हैं क्वालिफाई सेट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक जी सर। अब बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कैसे करेंगे, कहता है सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बोरोइंग है वो कौन सी है, क्या स्पेसिफिक बोरोइंग है, जनरल बोरोइंग है। बोरोइंग हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है सर स्पेसिफिक, एक होती है जनरल। ठीक जी सर। मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक ने पूछा क्या करोगे लोन का, मैंने कहा साहब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाऊंगा। बैंक ने कहा ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं, लेकिन आपने इस पैसे को केवल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में लगाना है, आप इस पैसे को कहीं और नहीं लगा सकते। इसे बोलेंगे स्पेसिफिक बोरोइंग। ठीक जी सर। सर जब बोरोइंग के एक से ज्यादा यूज होते हैं, मल्टीपल यूज होते हैं, उसे हम बोलते हैं जर्नल बोरोइंग। उसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोरोइंग। ठीक जी सर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बोरोइंग है उसकी नेचर क्या है, स्पेसिफिक या जर्नल। सर स्पेसिफिक है तो हम लोग क्या करेंगे सर, उस केस में एक्चुअल बोरोइंग को उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक जी सर। अच्छा यहाँ पे क्या होता है सर, जब हम स्पेसिफिक बोरोइंग लेके आते हैं ना, जैसे मान लो बैंक से 100 लाख का लोन लेके आया, ठीक जी सर, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये पूरा पैसा सर एक साथ यूज नहीं होगा सर। अभी टाइम बिंग के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ 40 लाख यूज किए हैं, 60 लाख का मैं क्या करूं। बैंक कहता है कि अगर आप इस पैसे को कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग पे यूज नहीं करेंगे तो आप टेम्परेरी क्या करेंगे, इसे इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक जी सर। तो सर अगर मान लो स्पेसिफिक बोरिंग, तो हम लोग क्या करते हैं सर, बोरिंग कॉस्ट में एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं एज रिड्यूस्ड बाई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। एग्जाम्पल के तौर पर सर जैसे मान लो मैंने 100 लाख का लोन लिया, ठीक जी सर, और सर इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 11% है, तो 11 लाख सर क्या आ गया, बोरिंग कॉस्ट आ गया, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। जी सर। सर अभी मैंने 40 लाख यूज किया, 60 लाख मैंने क्या किया, टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया, और सर जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है सर मान लेते वो 3 लाख आ गई है, तो मैं क्या करूँगा सर 8 लाख की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करूँगा। ठीक जी सर। देखिए क्या लिखता है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, आपका नोट नंबर 2, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक बोरिंग माइनस एनी इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरोड फंड। ठीक जी सर। सर सेकंड बोरोइंग होती है अपनी जनरल बोरोइंग। जनरल बोरोइंग का मतलब क्या है सर, जब बोरोइंग के मल्टीपल यूज है। ठीक जी सर। देखिए सर जब भी मैं असेट का कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्वालिफाई असेट का, ठीक है जी सर, कंस्ट्रक्शन करूंगा या एक्वायर करूंगा क्वालिफाई असेट को, तो सर उसके ऊपर सर अगर बोरिंग यूज हो रही तो हम लोग पहले स्पेसिफिक बोरिंग यूज करेंगे, फिर जनरल बोरिंग यूज करेंगे। ठीक जी सर। जनरल बोरिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे सर, कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करेंगे, जनरल बोरिंग रेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, जैसे मान लो सर मैंने दो लोन ले रखे, एक 1 लाख का है 12% के हिसाब से, और एक सर 2 लाख का है, मान लेते सर 13% के हिसाब से। ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 12,000, सर ये आपका आ जाएगा
26,000, 38,000 की सर अपनी टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गई। और सर टोटल बोरिंग कितनी है सर? 3 लाख। तो सर ये अपना क्या आ जाएगा? कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। ठीक जी सर। सर ये आ गया 12.67%। ठीक जी सर। अब हम क्या करेंगे सर? जो हमने अमाउंट इनकर्ड किया क्वालिफाई एसेट पे, ठीक जी सर, सबसे पहले सर हम लोग क्या मान के चलेंगे कि हमने क्या किया? स्पेसिफिक बोरिंग यूज की। ठीक, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे सर? एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट लेंगे एज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक बोरिंग। ठीक जी सर। सर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? जो अमाउंट फर्दर इनकर्ड हुआ है सर, ये मान के चलेंगे कि वो कहां से इनकर्ड हुआ है? जनरल बोरिंग से। ठीक जी सर। तो हम वेटेड एवरेज अमाउंट निकालेंगे सर, जो इनकर्ड हुआ क्वालिफाई एसेट पे आफ्टर स्पेसिफिक बोरिंग। ठीक, और उसको सर क्या करेंगे सर? कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक जी सर। सर जो अमाउंट इनकर्ड हुआ है क्वालिफाई सेट के ऊपर, हम सर उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहता सर जो अमाउंट इनकर्ड हुआ है सर उसमें इंक्लूड होगा अगर आपने सर कोई पेमेंट की है कैश में, तो सर वो कंसिडर हो जाएगा। सर अगर आपने सर लाइबिलिटी अराइज की है और वो इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी, सर उसे कंसिडर करेंगे। ठीक जी सर। अगर हमने सर कोई असेट ट्रांसफर की है तो सर उसे कंसिडर करेंगे। ठीक जी सर। सर क्या होता है, जैसे मान लो हम क्वालिफाई सेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी सर। सर ईयर 1 में हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया 5 लाख का और 40,000 सर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी। ठीक जी सर। अभी सर क्वालिफाई एसेट रेडी नहीं हुई है। ठीक, तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 लाख का अमाउंट इनकर्ड हो गया और 40,000 की हमने क्या की? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी। ठीक जी सर। तो सर नेक्स्ट ईयर के लिए सर जो हम अमाउंट कंसिडर करेंगे ना, वो 540 कंसिडर करेंगे। ठीक जी सर। अगर सर कोई प्रोग्रेसिव पेमेंट आती है या गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती है सर हम उसे क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। ठीक जी सर। चले, हाँ जी सर। देखिए इस बात का ध्यान रखें कि जो कैपिटलाइजेशन रेट है ना सर, वो आपका जर्नल बोरोइंग से आएगा। किससे आएगा सर? जर्नल बोरोइंग से आएगा सर, उसमें स्पेसिफिक बोरोइंग इंक्लूड नहीं होगी। ठीक जी सर। सर अगर हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग जनरल बोरिंग दोनों है तो हम लोग क्या करेंगे सर? पहले स्पेसिफिक बोरिंग को यूज करेंगे। ठीक जी सर। सर क्या होता है, एक कंपनी है सर, उसके पास अपने पैसे हैं, उसने क्वालिफाई एसेट के कंस्ट्रक्शन पे अपने पैसे लगा रखे हैं, तो सर क्या हम उसकी नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर करेंगे? मना कर दिया साहब। मतलब देयर शुड बी एक्चुअल बोरोइंग। ठीक जी सर। कभी कभी सर क्या होता है, जैसे जनरल बोरोइंग मेरी ज्यादा है बट क्वालिफाई एसेट के ऊपर सर मैंने अमाउंट कम इनकर्ड कर रखा। ठीक जी सर। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे सर मान लो यहाँ पे अपना 3 लाख की बोरोइंग थी। ठीक जी सर। लेकिन मैंने क्वालिफाई एसेट के ऊपर सर अमाउंट जो इनकर्ड किया सिर्फ 150 इनकर्ड किया है, तो सर बोरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? 12.67%। 150 इंटू 12.67% सर 19,005 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, मान लेते सर मेरा जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है क्वालिफाई साइड पे, स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है सर, वो टोटल अपना 450 हुआ है। ठीक जी सर। अगर 450 हुआ है तो सर यहाँ पे बोरिंग रेट कितना है? 12.67%। तो सर बोरिंग कॉस्ट कितनी आ गई सर? 450 इंटू आपका 12.67%, सर ये आ गई 57015। लेकिन सर हमने जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड की वो तो 38,000 की है, तो सर जो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट होगी वो 38,000 होगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। इट मीन्स ये सर कि 3 लाख तो यहाँ से लगा होगा पैसा और बाकी सर हमने अपना पैसा यूज किया, अगर हम अपने पैसे पे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर नहीं करते। ठीक जी सर। तो लिखता है बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। ठीक जी सर। सर अगर क्वेश्चन में हमें बोरोइंग का टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो हम लोग क्या मान के चलेंगे सर? आपका पूरे साल सर बोरोइंग आउटस्टैंडिंग रहेगी। ठीक जी सर। अब सर एक क्वेश्चन उठता है कि जो बोरिंग कॉस्ट है हम उसे कैपिटलाइज करेंगे अगर वो इनकर्ड हुई है क्वालिफाई एसेट के ऊपर। ठीक जी सर। लेकिन सर हम बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करेंगे? व्हाट इट मींस? इट मींस ये है कि जैसे मान लो सर क्या हुआ सर, ये क्वालिफाई एसेट है, ठीक है जी सर। सर यहां पे मैंने क्या किया? लोन ले लिया। सर मान लेते 1 अप्रैल को मैंने लोन ले लिया। ठीक जी सर। 1 अप्रैल 24 को मैंने लोन लिया, लेकिन सर जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ ना वो 1 मई 24 को स्टार्ट हुआ है। सर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाई एसेट सर यहाँ पे हुआ है और सर जो नेसेसरी एक्टिविटी वो यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो हम लोग पता क्या करेंगे सर? बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन ना इस डेट से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स ये है कि लोन देने वाला बंदा तो ब्याज कब से लेगा, इंटरेस्ट कब से लेगा सर? जब से उसने लोन दिया है। लेकिन सर हम बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन क्वालिफाई एसेट के ऊपर कब से स्टार्ट करेंगे सर? जब 3 कंडीशन पूरी हो जाएगी। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी बोरिंग कॉस्ट है सर। सेकंड कंडीशन, सर आपने क्वालिफाई एसेट के ऊपर एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिए। और थर्ड सर आपने नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। ठीक जी सर। एग्जांपल के तौर पे सर क्या हुआ, हमने 1 अप्रैल को लैंड एक्वायर की। ठीक जी सर। 1 अप्रैल को लोन ले लिया, लेकिन सर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हमने 3 महीने बाद स्टार्ट किया। 3 महीने सर खाली लैंड पड़ी रही,
तो सर हम लोग ना 3 महीने के बाद क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। इट मींस क्या है कि नेसेसरी एक्टिविटी में सर अगर असेट को आपने होल्ड कर रखा, सर होल्डिंग पीरियड कवर नहीं है, लेकिन सर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2024 को सर लैंड एक्वायर की, ठीक। अब हमें सर यहाँ पे फैक्ट्री बनानी थी। अब फैक्ट्री के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड को सर प्रॉपर अर्थिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी सर। सर लैंड को प्रॉपर शेप में लेके आना पड़ेगा, और सर मान लो वहां पे सर क्या थे, पेड़ पौधे थे, ठीक है। हमने सर उनकी कटिंग स्टार्ट कर दी और हमें कुछ परमिशन लेनी थी, तो सर ये सब ना नेसेसरी एक्टिविटी में माना जाएगा, ठीक जी सर। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। सर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा होता है सर, 1 मई से सर आपने क्या किया, नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे क्या हुआ, सर स्पेसिफिक बोरोइंग थे 10 लाख की, लेकिन आपने सर बोरोइंग सिर्फ 7 लाख यूज की है, 3 लाख की बोरोइंग सर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, ठीक जी सर। तो इस केस में सर क्या हम 7 लाख पे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, 10 लाख पे? मैं आपको बता दूं सर 10 लाख पे, क्योंकि सर ये स्पेसिफिक बोरिंग है। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में सर हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकालते, बल्कि क्या करते हैं, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट सर कंसीडर करते हैं, ठीक, एज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। हाँ, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा ना सर, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा, वो 1 मई से स्टार्ट होगा। लेकिन सर जब वो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो पूरे अमाउंट पर स्टार्ट होगा, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट एज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक जी सर। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर स्पेसिफिक बोरिंग के केस में क्या हम पूरी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे? आंसर इज यस, लेकिन कब से, जिस डेट से सर आपके तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी। तीनों कंडीशन कौन कौन सी, सर आपने बोरिंग कॉस्ट इनकट कर दियो, मतलब लोन ले रखा हो, सेकंड सर एक्सपेंडिचर इनकट कर दियो क्वालिफाई सेट के ऊपर, थर्ड सर आपने नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दियो, ठीक जी सर। सर क्या होता है सर, जो एक्टिव डेवलपमेंट होती है ना, क्वालिफाई असेट की जो एक्टिव डेवलपमेंट होती है, कभी कभी सर वो इंटरप्ट हो जाती है, ठीक जी सर। अगर वो इंटरप्ट हो जाती है नॉर्मल रीजन से, तो हम बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक जी सर। अगर वो इंटरप्ट होती है सर एबनॉर्मल रीजन से, तो हम लोग क्या करेंगे सर, उतने टाइम पीरियड के लिए बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कर देंगे, ठीक जी सर। सर व्हाट इज द नॉर्मल रीजन एंड व्हाट इज द नॉर्मल एबनॉर्मल रीजन? देखिए सर क्या होता है सर, जब हमने नेसेसरली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम आइडेंटिफाई किया होगा, तो सर हमने कुछ फैक्टर कंसीडर किए होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर अगस्त के महीने में बारिश होती है, तब काम नहीं हो पाएगा, सर हमने इसे कंसीडर कर लिया होगा, नॉर्मल रीजन है, ठीक जी सर। सर हमने 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी थी, फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग पे हमने क्या किया सर, लेंटर डाल दिया, अभी सर उसको सूखने में टाइम लगेगा, तभी सेकंड फ्लोर से स्टार्ट हो पाएगा। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर 15 डेज मान लो काम नहीं हो पाएगा, तो सर ये भी एक नॉर्मल रीजन है, ठीक जी सर। एबनॉर्मल रीजन सर जो पहले से नहीं पता, एग्जाम्पल के तौर पर सर क्या होता है, सर हम एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहे थे, सर आसपास की बिल्डिंग वालों ने केस कर दिया, सर कोर्ट ने स्टे दे दिया 3 महीने के लिए कि काम रोको 3 महीने, हम फैसला देंगे कि फर्दर कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर ये एबनॉर्मल रीजन, ठीक जी सर। सर एक एरिया में जहाँ पे हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वहाँ पे अगस्त के महीने में बारिश होती थी और 15 डेज काम नहीं हो पाता था, नॉर्मल रीजन है। लेकिन सर इस बार बाढ़ आ गई, 4 महीने काम नहीं हो पाया, सर ये एबनॉर्मल रीजन, ठीक जी सर। सर देखिए बोरिंग कॉस्ट जो है, हम उसका कैपिटलाइजेशन कब बंद करेंगे, कहता 2 में से जब एक कंडीशन पूरी हो जाएगी। या तो सर आपने क्या किया, बोरिंग को रीपे कर दिया। अगर आपने बोरिंग को रीपे कर दिया तो सर देयर इज नो बोरिंग कॉस्ट, नो कैपिटलाइजेशन, क्योंकि नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कंसीडर करते नहीं सर। या फिर असेट जो है वो रेडी होगी, ठीक जी सर। अगर असेट रेडी होगी तो सर एज पर आपका इंडिया 16, एनी एक्सपेंसिस इनकर्ड वंस असेट इज रेडी टू यूज, सर हम उसे कैपिटलाइज नहीं करते। अगर असेट रेडी टू यूज हो जाती है उसके बाद अगर हम कोई भी खर्चा करते, ठीक जी सर। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कब तक रहेगा सर, जब तक असेट रेडी टू यूज होगी, ठीक जी सर। सर कभी कभी क्या होता है, मान लो सर हम एक असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो 3 लेवल पे, मतलब उसके अंदर सर 3 असेट बनेंगे, ठीक है जी सर। अगर ये तीनों सेट सर इंटर रिलेटेड है, तो सर जब तक लास्ट वाली सेट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक जी सर। लेकिन मान लो सर ये तीनों सेट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि असेट 1 जैसे रेडी होगी, 2 और 3 के बगैर सर वो यूज हो पाएगी। तो सर उस केस में हम क्या करेंगे सर, जैसे ही असेट रेडी होगी ना, तो इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक बोरिंग है, जनरल बोरिंग है सर, उसका कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे सर, उस बोरिंग कॉस्ट को पिनल अकाउंट में सर चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक जी सर। चलिए अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट। देखिए बात सुनिए ध्यान से ना सर, मैंने क्या किया, 10 लाख का लोन लिया, कब, 1 अप्रैल 2024 को 10 लाख का लोन लिया 3 साल के लिए, ठीक जी सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर, मान लेते हैं, एक सेकंड सर, मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना 11%, ठीक जी सर। तो मेरे को सर
110 यहाँ पे पे करना पड़ेगा अमाउंट, 110 यहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ेगा और 110 अमाउंट यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक जी सर। सर जब मैंने लोन लिया ना तो सर 2% प्रोसेसिंग फी थी और 1% डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस थे। ठीक जी सर। सर मान के चलते सर 3% का मेरा खर्चा आएगा, तो मैंने सर क्या करना पड़ेगा, 30,000 पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी सर। तो अगर आप ये देखेंगे सर, ये 30,000 ये भी क्या मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। तो सर हम एक काम करते हैं सर, इसको एमोटाइज कर देते हैं 10,000 10,000 10,000। मैं आपको बता दूं सर ये गलत है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हुई। आप ये समझिए कि मैं आपको आज कहता हूँ आप मेरे को 30,000 पे कर दो, मैं आपको अगले 3 साल में 10,000 10,000 10,000 पे कर दूंगा। आप एग्री होंगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर अगर आप आज मेरे को 30,000 पे करोगे तो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, या अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको अगले 3 साल 10,000 10,000 10,000 की पेमेंट करूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर फिर आज हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आपको पेमेंट कर देते। ठीक, इसलिए इंडेस 23 ये कहता है कि जो बोरिंग कॉस्ट आएगी ना, बोरिंग कॉस्ट में सर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, आपके अदर एक्सपेंसेस आएंगे। क्या आएंगे? अदर एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक जी सर। लेकिन सर ये जो पेमेंट है 110 110 110 ये तो आपका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद पेमेंट है। लेकिन सर ये तो पेमेंट आपने आज कर दी ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सर, इसको सर हम लोग ना सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट मान के सर 970 का अपने पास अमाउंट आ गया जी सर। तो सर 970 का अपने पास अमाउंट आया, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश के आउटफ्लो है, या मैं बोल सकता हूँ सर 10 लाख का इनफ्लो आया है, 30,000 आउटफ्लो है, 110 आउटफ्लो 110 आउटफ्लो और 110 आउटफ्लो है। तो यहाँ पे सर आपका इंडेस 109 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बेसिकली एक ऐसा रेट है सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश के आउटफ्लो, सर 10 लाख यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर रीपे भी करना पड़ेगा। ठीक जी सर। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश के सर जो आउटफ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू सर इनफ्लो के बराबर ले आता है। तो यहाँ पे अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो सर मैं 11% से ज़्यादा कॉस्ट बियर कर रहा हूँ। तो बोरिंग कॉस्ट में बेसिकली क्या आएगा, कहता है सर बोरिंग कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा और अदर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक, जिसमें सर इंक्लूड होगा इंटरेस्ट एक्सपेंसिस कैलकुलेटेड एज पर द आपका EIR मेथड अंडर इंडेस 109। सर EIR हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका रिवीजन मैं आपको, इस कॉन्सेप्ट को सर मैं एक्सप्लेन आपको इंडेस 109 में करूंगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में करूंगा। ठीक जी सर। देखिए सर क्या होता है, एंटिटी ना एक असेट को लीज पे लेके आई और उसने उस असेट को क्वालिफाइड असेट के लिए यूज किया। ठीक जी सर। तो सर जो लीज लाइबिलिटी है उसे रिकॉर्ड किया होगा प्रेजेंट वैल्यू पे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडेस 116। ठीक जी सर। और वो लीज लाइबिलिटी सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होती है। तो सर जो भी हम उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक जी सर, सर वो क्या बन जाएगा, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक जी सर। सर क्या होता है, फॉरेन से ना सस्ता लोन मिलता है, उसका रीजन क्या, उसका रीजन ये है कि सर मान लो हम लोग ना 10 लोग हैं, सबके पास पैसे हैं, सबके पास 100 करोड़ रुपए हैं। अब हम में से एक को सर 500 करोड़ चाहिए, तो उसे लोन देने वाले बड़े सारे लोग होंगे, इसलिए सर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। ठीक जी सर। अब सर फॉरेन में लोन सस्ता क्यों होता है, क्योंकि सर डेवलप कंट्री में क्या होता है आपका, सर लोन देने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और लेने वाले कम होते हैं, इसलिए सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है। ठीक जी सर। अब बड़े आराम से मेरी बातें सुनेंगे, मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले ना इंडेस 21 में लेके चलता हूँ 2 मिनट। ठीक जी सर। इंडेस 21 सर 3 टाइप की करेंसी की बात करता है, एक फंक्शनल करेंसी, एक फॉरेन करेंसी और एक आपका सर प्रेजेंटेशन करेंसी। ठीक जी सर। जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एंटिटी अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है सर, वो करेंसी, जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सर एंटिटी अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है सर, फंक्शनल करेंसी कहलाती है। ठीक जी सर। इसके लिए सर हम लोग इंडिकेटर चेक करते हैं, ठीक है, फैक्टर चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें सर मैं आपके साथ इंडेस 21 में डिस्कस करूंगा। अभी टाइमिंग के लिए सर इतना समझे कि जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एंटिटी काम करती है, अपना बिजनेस ऑपरेट करती है सर, उसकी करेंसी सर फंक्शनल करेंसी बन जाती है। ठीक जी सर। एंटिटी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सर किस में लिखती है, फंक्शनल करेंसी में लिखती है। ठीक जी सर। कोई भी ऐसी करेंसी सर जो अदर देन फंक्शनल करेंसी है वो फॉरेन करेंसी कहलाएगी, और एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को फंक्शनल करेंसी ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक जी सर। सर एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस करेंसी में प्रेजेंट करती है सर, उसे हम प्रेजेंटेशन करेंसी बोलते हैं। और एंटिटी को सर क्या करना होता है सर, अगर प्रेजेंटेशन करेंसी अलग है तो फंक्शनल करेंसी के बुक्स ऑफ अकाउंट को सर प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सर इंडेस 21 ये कहता है कि अगर कोई भी डिफरेंस है फंक्शनल करेंसी और फॉरेन करेंसी में, जब मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन की फॉरेन करेंसी में और आप उसे फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक जी सर, अगर सर उसमें कोई भी डिफरेंस है फॉरेन एक्सचेंज का ना, तो उसे हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट में लेके जाते हैं। ये बात सर इंडेस 21 कहता है। ठीक जी सर। अब इंडेस 23 में अगर आप देखेंगे तो सर हमने क्या किया, फॉरेन से बोरोइंग ली, ठीक जी सर, फॉरेन करेंसी में बोरोइंग ली, और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सर कम हो गया, लेकिन सर फॉरेन एक्सचेंज लॉस का रिस्क आ गया। बात सुनिए, इंडेस 21 के अकॉर्डिंग जितने भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस सर कहां जाएंगे, P&L अकाउंट में जाएंगे,
ऑन कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इनटू फंक्शनल करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक जी सर, इनटू फंक्शनल करेंसी, ऑन कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इनटू फंक्शनल करेंसी, ठीक जी सर। सर इंड AS 21 में ना कोई पैरा 46 या 46A वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कैपिटलाइजेशन होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का। सर हम उसे क्या करते हैं सर, P&L अकाउंट में लेके जाते हैं ऑल फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक जी सर। सर इस बात को दोबारा बोल दो सर, ऑल फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पे सर जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसे हम क्या करेंगे सर, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं, ठीक जी सर। अच्छा, अब इंड AS 23 ये कहता है, स्पेशल प्रोविजन डाला गया कि साहब आपने अगर फॉरेन से लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट तो कम पे कर रहे हैं लेकिन फॉरेन एक्सचेंज लॉस का रिस्क कैरी कर रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन कंपैरिजन टू फॉरेन बोरिंग कॉस्ट। इट मींस क्या, इट मींस ये है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस निकाल लेंगे, ठीक जी सर। फिर आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज लॉस निकाल लेंगे, ठीक जी सर। फिर क्या करेंगे सर, जितनी लोकल बोरिंग कॉस्ट होती, अगर आप लोकल बोरिंग में लोन लेते, ठीक जी सर, उसका कंपैरिजन सर फॉरेन बोरिंग कॉस्ट के साथ करेंगे, और सर इतने अमाउंट, जो अमाउंट आया आपका, जो डिफरेंस का अमाउंट आया उसका कंपैरिजन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज लॉस के साथ, जो भी दोनों लोअर होगा सर उसे आप क्या करेंगे सर, उसे आप कैपिटलाइज कर देंगे। और सर अगर फॉरेन एक्सचेंज लॉस ज्यादा है तो सर डिफरेंस आप P&L अकाउंट में लेके जाएंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 21, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्यारी प्यारी सी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। देखिए, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो क्वालिफाई असेट होती है, क्या उसमें सिर्फ वही असेट आती है जो कंस्ट्रक्टेड असेट होती है, या सर परचेज असेट भी आ सकती है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ दो बार डिस्कस करूंगा, एक सर प्रैक्टिकल लाइफ में और एक एग्जाम पर्पज के लिए, ठीक जी सर। आइए पहले डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए सर, क्वालिफाई असेट के ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। सर ये नहीं बोला है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिफाई असेट, इट मींस क्या सर, क्वालिफाई असेट में परचेज असेट भी हो सकती है, आपका कंस्ट्रक्शन असेट भी हो सकती है, ठीक जी सर। बात सुनिए ध्यान से, मेरे को सर एक बिल्डिंग परचेज करनी थी ऑफिस के लिए, ठीक है जी सर। तो मैं एक बिल्डर के पास जाता हूँ, मैंने कहा साहब मेरे को ना ऑफिस के लिए बिल्डिंग परचेज करनी है, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग परचेज करनी है। बिल्डर कहता है साहब देखिए इस एरिया में ना मैं बिल्डिंगें बना रहा हूँ और ये सारी बिल्डिंगें ऑफिस के लिए, लेकिन मैं पोसेसन आपको 3 साल के बाद दूंगा क्योंकि 3 साल कंस्ट्रक्शन में लगेंगे। मैंने बोला ठीक है मैं 3 साल के बाद आता हूँ। बिल्डर कहता साहब 3 साल के बाद, 1 महीने के अंदर सारी बिल्डिंगें बिक जाएंगी, अगर आपको बिल्डिंगें लेनी तो आज ही आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक जी सर, या विद इन 1 मंथ आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया सर, लोन लेके उसको पैसे दे दिए। सर यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे लिए असेट परचेज असेट है, लेकिन सर मैं उसे एक्वायर कर पाऊंगा 3 साल के अंदर ना, ठीक 3 साल के बाद इवन, ठीक जी सर। तो मेरे लिए सर क्या बन गई, क्वालिफाई असेट बन गई, तो परचेज असेट भी क्वालिफाई बन सकते, ठीक जी सर। लेकिन सर एग्जाम पर्पज के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेट को क्वालिफाई मान के चलते हैं, ठीक जी सर। एक्सेप्शन है इसका सर, एक क्या एक्सेप्शन है सर, देखिए एग्जाम पर्पज के लिए हम कंस्ट्रक्शन सेट को क्वालिफाई मान के चलेंगे, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, क्वेश्चन ने सर क्या किया, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, ठीक, और सर कंस्ट्रक्शन पीरियड दे दिया, और जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है ना वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम से कम है, तो फिर सर वो क्वालिफाई नहीं माने, ठीक जी सर। अच्छा, एग्जाम पर्पज के लिए सर हम प्राइमा फेसी क्या करेंगे, जो परचेज असेट है सर उसे क्वालिफाई नहीं मानेंगे, ठीक जी सर। या अगर हमने किसी असेट के अगेंस्ट एडवांस दे रखा सर हम उसे क्वालिफाई नहीं मानेंगे। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है, जो असेट हम परचेज करते हैं या जो हम असेट के अगेंस्ट एडवांस देते हैं सर वो क्वालिफाई असेट का पार्ट होती है, तो सर उस केस में हम उसे भी क्या करेंगे, फिर क्वालिफाई मान के चलेंगे। मैं इस बात को कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में सर परचेज असेट और कंस्ट्रक्शन असेट दोनों क्वालिफाई असेट हो सकती है, ठीक जी सर। एग्जाम पर्पज के लिए सर हम लोग कंस्ट्रक्शन सेट को क्वालिफाई मान के चलेंगे। एक्सेप्शन है सर, अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम दे रखा क्वेश्चन में और कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड सर आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम से कम है, ठीक जी सर। परचेज सेट को सर हम क्वालिफाई नहीं मान के चलेंगे, लेकिन अगर परचेज सेट सर या एडवांस अगेंस्ट असेट सर कंस्ट्रक्शन असेट का पार्ट है तो हम लोग उसे भी क्या मानेंगे सर, क्वालिफाई सेट मान के चलेंगे, ठीक जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वालिफाई असेट में, क्या क्वालिफाई असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल सेट आएंगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएंगी, या सर आपका इन्वेंट्री भी आ सकती है। सर एक बार ना डेफिनेशन पढ़िए, देखिए क्या लिखता है, कैपिटलाइजेशन ऑब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाई एसेट आर कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाई एसेट। सर अगर हम बोरिंग कॉस्ट इनकर करते हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाई एसेट, तो सर हम उसे क्या करें, कैपिटलाइज कर देंगे एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाई एसेट, ठीक जी सर। सर एक्विजिशन परचेज, कंस्ट्रक्शन सर जैसे सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन, ठीक जी सर। सर प्रोडक्शन होता है इन्वेंट्री का, अच्छा इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे इन्वेंट्री भी कवर है, ठीक जी सर।
चले, हाँ जी। तो क्वालिफाई एसेट में सर क्या क्या कवर है, आइए पेज नंबर 2.2 पे आएंगे। कहता सर इसमें आपका इन्वेंट्री आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ सकता है, पावर जनरेशन फैसिलिटी आ सकती है, इंटेंजिबल सेट आ सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ सकती है, बिल्डर प्लांट आ सकता है। ठीक जी सर। सर क्वालिफाई सेट में क्या क्या नहीं आएगा सर, फाइनेंशियल सेट नहीं आएंगे। ठीक जी सर। जैसे सर मान लो मैंने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर ले लिए। ठीक जी सर। सर इन्वेंट्री सर जो कि मैन्युफैक्चर्ड है या सर प्रोड्यूस हो जाएगी ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक जी सर। सर जब मैंने एसेट को एक्वायर किया वो रेडी टू यूज थी, तो सर उस केस में सर, या फिर इंटेंडेड मतलब मेरी इंटेंशन थी उसे यूज करने की, तो वो रेडी टू यूज थी, या सर सेल के लिए रेडी थी, तो सर हम उसे क्वालिफाई नहीं मान के चलेंगे। ठीक जी सर। देखिए क्या इन्वेंट्री क्वालिफाई एसेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर सर उसके प्रोडक्शन में आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ठीक जी सर। लेकिन सर एक स्पेशली एक्सक्लूजन डाला गया इंडिया 23 में, क्या, बात सुनिए ध्यान से ना। एक कंपनी सर क्या करती है, हार्ड ड्रिंक बनाती। ठीक जी सर। हार्ड ड्रिंक बनाने में सर कंपनी को 2 साल लगते हैं। ठीक है जी सर। अब सर अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम से 12 मंथ है, और मान लो कंपनी की पॉलिसी वही है। ठीक जी सर। तो सर हार्ड ड्रिंक क्या बन गई, क्वालिफाई एसेट बन गई। ठीक है, इवन इन्वेंट्री है तभी सर क्या बन गई, क्वालिफाई एसेट बन गई। ठीक जी सर। लेकिन हुआ क्या सर, जैसे सर मान लो यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे सर प्रोडक्शन आया फाइनली। ठीक जी सर। यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रोसेस स्टार्ट हुई, प्रोडक्शन आया, प्रोसेस प्रोडक्शन, प्रोसेस प्रोडक्शन, प्रोसेस प्रोडक्शन। ठीक है जी सर। ये सर आपका कंटिन्यू सर रिपीटेटिव बेसिस पे क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होंगी और सर आपका प्रोडक्शन आएगा। ठीक जी सर। सर एक टाइम पे क्या होगा सर, इन्वेंट्री रूटीन में आने लग जाएगी। इन्वेंट्री क्या होगी सर, रूटीन में आने लग जाएगी। इंडेस 23 ये कहता है कि आप बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे उस इन्वेंट्री के लिए जो कि मैन्युफैक्चर होती है सर लार्ज क्वांटिटी में ऑन रिपीटेटिव बेसिस। तो सर एक टाइम के बाद सर लार्ज क्वांटिटी में सर इसका प्रोडक्शन होगा रिपीटेटिव बेसिस पे, तो सर हम लोग इसे क्वालिफाई नहीं मान के चलेंगे फिर। ठीक, मतलब क्वालिफाई तो होगी सर, लेकिन हम इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इंडेस 23 ये कहता है कि अगर इन्वेंट्री आप मैन्युफैक्चर करते हैं लार्ज क्वांटिटी में और रिपीटेटिव बेसिस पे, तो सर उसे फिर आप उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। देखिए क्या लिखता है, Index 23 does not require the capitalization of borrowing costs for inventory that are manufactured in a large quantity on a repetitive basis। ठीक जी सर। आइए कुछ रेलिवेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर देखिए क्या होता है, जो बोरिंग कॉस्ट है ना हम उसे कैपिटलाइज करेंगे जब असेट रेडी टू यूज होती है। वंस असेट इज गेट रेडी टू यूज सर उसके बाद हम बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। ठीक जी सर। सर बात सुनिए ध्यान से, मैं बैंक से लोन लेके आया 10 लाख रुपीज का 5 ईयर के लिए। बैंक ने कंडीशन लगा दी कि आप इसकी प्री पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक जी सर। आपको 5 साल के बाद ही इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने बैंक से पूछा ऐसा क्यों, बैंक ने कहा देखिए हमने आप जैसा एक अच्छा कस्टमर ढूंढा है, दोबारा कस्टमर ढूंढने में हमें टाइम लगेगा और पैसा होल्ड हो सकता है, इसलिए हमारा नुकसान हो सकता है। अगर आप प्री पेमेंट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया सर, प्री पेमेंट कर दी 2% चार्जेस के साथ। ठीक जी सर। अब ये सर जो 2% हमने चार्जेस पे किए, मान लो सर अभी क्वालिफाई सेट रेडी नहीं हुई। ठीक जी सर। तो सर क्या ये 2% की जो अमाउंट है इसे हम बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे, कैसे कैपिटलाइज करेंगे। देखिए इंडेस 23 ये कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है आपने सर बोरोइंग को यूज किया उसके कंपनसेट में पैसे दिए। ठीक जी सर। सर ये आपका एक तरीके से क्या सर पेनल्टी चार्जेस है, तो सर इसे हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक जी सर। सर इंडेस 23 ये कहता है अगर हमने फॉरेन से लोन लिया है और उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कॉस्ट। ठीक जी सर। ये बात कौन कहता है सर, ये बात आपका इंडेस 23 कहता है। ठीक जी सर। हमने इंडेस 23 से पूछा कि साहब अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया उस लोन के ऊपर जो फॉरेन से लिया तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या उससे हम असेट को डीकैपिटलाइज कर देंगे। सर इंडेस 23 के बारे में साइलेंट है, लेकिन सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने ओपिनियन दी है कि अगर मान लो आपने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज किया है और ड्यूरिंग सर आपका कंस्ट्रक्शन फॉरेन एक्सचेंज गेन हो जाता है बाद में। ठीक जी सर। तो आप क्या करेंगे सर, टू द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन लॉस कैपिटलाइज्ड, टू द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज्ड, आप सर फॉरेन एक्सचेंज गेन को क्या करेंगे, डीकैपिटलाइज कर देंगे। इट मीन्स ये कि जैसे मान लो सर हमने क्या किया लास्ट ईयर ना 1 लाख से फॉरेन एक्सचेंज लॉस सर कैपिटलाइज किया था। ठीक जी सर। अब सर इस बार हमें 130 का गेन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे सर 1 लाख से सर डीकैपिटलाइज कर देंगे और 30,000 सर क्या करेंगे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक गेन को। ठीक जी सर। सर अगर स्पेसिफिक बोरोइंग ले रखी है, ठीक जी सर,
असेट रेडी टू यूज होगी, लेकिन हमने स्पेसिफिक बोरिंग को रीपे नहीं किया, रीपेमेंट डेट सर बाद की है, तो सर उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सर उसे जनरल बोरिंग की तरह ट्रीट करेंगे अगर असेट रेडी टू यूज होगी और बोरिंग रीपे नहीं हुई। ठीक जी सर। इंड AS 23 ये कहता है कि आपको सर कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी। एक तो सर आपको क्या डिस्क्लोज करना है, आपने कितना अमाउंट सर बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइज किया। एग्जांपल के तौर पे सर जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसका टोटल अमाउंट सर 950 आ रहा है, कॉस्ट 950 आ रही है। ठीक जी सर। अब आउट ऑफ 950 सर 50,000 सर जो है कॉस्ट, वो आपकी बोरिंग कॉस्ट है, ठीक, जिसको आपने कैपिटलाइज कर दिया। तो सर आप क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में बताएंगे कि 50,000 सर इसमें क्या है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड है। ठीक जी सर। सर जो कैपिटलाइजेशन रेट है सर आपको उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक जी सर। इसी के साथ इंड AS 23 का रिवीजन समाप्त होता है। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बेस्ट।